Hi everyone, hope you all are doing well. My name is Vinita and I welcome you all to this new series on Environment and Ecology. Environment and Ecology की इस नई सीरीज में मैं आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एनवायरनमेंट क्या होता है? जो भी हमारा सराउंडिंग है, जहाँ पर हम रहते हैं, जिन जिन सिचुएशंस में, जिन जिन कंडीशंस में हम रहते हैं, उसे हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। एनवायरनमेंट दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल एनवायरनमेंट, एक होता है बिल्ट एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट जो भी नेचुरली अवेलेबल चीज़ें हैं, जैसे वाटर, रेनफॉल, सनलाइट, सॉइल, ये सब चीज़ें जो नेचुरली अवेलेबल है, नेचुरल चीज़ें हैं जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करा गया है, उन सब चीज़ों से मिलकर नेचुरल एनवायरनमेंट बनता है। एक होता है बिल्ट एनवायरनमेंट, जब हम नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर देते हैं, मॉडिफाइड एनवायरनमेंट भी इसको बोला जा सकता है। आपने कुछ भी चेंज कर दिया, आपने एक झोपड़ी बनाई है, आपने अपना घर बनाया, आपने डेजर्ट में कोई फोटोवोल्टाइक सिस्टम सेट कर दिया, आपने डैम्स बना दिए, तो बनाया तो हमने सस्टेनेबिलिटी के लिए है ना, चीज़ें अच्छी करने के लिए, बेटर चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए। बट नेचुरल एनवायरनमेंट तो चेंज हो गया ना। बिल्ट एनवायरनमेंट क्या होता है? जब हम नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर देते हैं। अगर आप लैंड कन्वर्जन करते हो, जो लैंड ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें कुछ चेंजेस कर देते हो ताकि जो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके। आपने क्या किया, वहाँ पर जो ऑलरेडी अवेलेबल लैंड थी उसमें चेंजेस कर दिए। इवन इफ वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, वो आपके लिए सस्टेनेबल है, बट वो नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रही है, नेचुरल चीज़ों को मॉडिफाई कर रही है। उसे बिल्ट एनवायरनमेंट की कैटेगरी में डाला जाएगा। लैंडस्केप्स को ट्रांसफॉर्म कर देना, माउंटेन्स को काट कर सड़कें बना देना, ये सब बिल्ट एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल होते हैं। दोस्तों, कहीं पर भी एब्सोल्युटली नेचुरल एनवायरनमेंट अवेलेबल नहीं होता है। 100% ऐसे बोलो कि ये 100% नेचुरल चीज़ है। ऑब्वियसली जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ें बहुत पहले से इंसान अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए बेसिकली जीने के, ताकि वो एक तरह से एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सके, चेंजेस करता आया है। इसलिए 100% नेचुरल एनवायरनमेंट आज के टाइम पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है एनवायरनमेंट। जो भी आपके आसपास एबायोटिक, मतलब जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप डिपेंडेंट होते हो, जो आपका सराउंडिंग है, सब कुछ ये एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। अब इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है। बायोलॉजी में आप क्या करते हो? लाइफ को स्टडी करते हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हो, उनके ओरिजिन को स्टडी करते हो, उनके अंदर के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हो। इकोलॉजी उसी बायोलॉजी का एक पार्ट होती है जिसमें आप एनवायरनमेंट और उस एनवायरनमेंट में जो लोग रह रहे हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, जो वहाँ पर प्लांट्स हैं, जो वहाँ पर एनिमल्स हैं, जो वहाँ पर छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सब कोई उस एनवायरनमेंट में कैसे रह रहा है, किस तरह से उस एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, किस तरह से आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, इन सब को जब हम पढ़ते हैं तो उस स्टडी को ही इकोलॉजी बोला जाता है। अब इकोलॉजी में एक हायरार्की होती है। हायरार्की मतलब नेक्स्ट हमारे पास आता है लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। दोस्तों, सिंगल सेल से लाइफ बनी होती है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जब वो सेल्स ऑर्गेनिज्म बनाती है तो वो एक अकेला ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल कहलाता है। सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल स्पीसीज इज कॉल्ड इंडिविजुअल, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। जब वो इंडिविजुअल अपने जैसे इंडिविजुअल्स के साथ एक जगह पर रहता है, जब कोई स्पीसीज अपने जैसे स्पीसीज के साथ एक जगह पर रहता है तो वो पॉपुलेशन बनाता है। ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज को पॉपुलेशन बोलते हैं। जैसे डेजर्ट एरिया है, वहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर तरह के प्लांट्स देखे होंगे जो सूखे में रह सकते हैं, जो ड्राउट टॉलरेंट होते हैं, तो वो सारे उस एरिया में एक पॉपुलेशन बना रहे हैं, वो सेम टाइप के स्पीसीज है। ह्यूमंस की बात करें
तो एक एरिया की पॉपुलेशन दूसरे एरिया से अलग होती है। बट दोस्तों पॉपुलेशन के बिना एक लिमिट होती है। कोई भी एरिया ओवर पॉपुलेट कभी भी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं। लिमिटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है कि कोई एक फैक्टर जो उस चीज को लिमिट कर सकता है। जैसे एक एरिया में कितनी फूड अवेलेबिलिटी है, कितनी वाटर अवेलेबिलिटी है, कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, क्या वहाँ पर कोई कंपटीशन है कोई दूसरी कम्युनिटी से, दूसरे स्पीसीज से, कि वो भी सेम रिसोर्सेज पर सरवाइव कर रहा है और हम भी सेम रिसोर्सेज पर सरवाइव कर रहे हैं, तो हम दोनों सेम रिसोर्सेज के लिए compete कर रहे हैं। कोई डिजीज हो गया, कोई बीमारी फैल गई, तो उससे भी पॉपुलेशन उस एरिया की कम हो जाएगी। ठीक है, तो कभी भी ओवर पॉपुलेटेड एरिया नहीं होता है, क्योंकि जो नेचुरल चीजें हैं उनकी अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है कि वो इतने ही लोगों को सस्टेन कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इतने ही हो सकते हैं उस एरिया में। इसलिए पॉपुलेशन किसी भी एरिया की लिमिटेड होती है और दो एरियाज की पॉपुलेशन सेम नहीं होती है। कई सारे फैक्टर्स पर पॉपुलेशन डिपेंड करती है। सो एक सबसे पहले आया इंडिविजुअल। कई सारे इंडिविजुअल्स मिलकर बनाते हैं पॉपुलेशन। अब कई सारी पॉपुलेशंस मिलकर बनाती है कम्युनिटी। आप एक जगह पर रह रहे हो, वहां पर प्लांट्स भी रह रहे हैं, वहां पर प्लांट्स भी हैं, वहां पर डॉग्स हैं, तो डॉग्स की पॉपुलेशन है, प्लांट्स की पॉपुलेशन है, बेयर्स की पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, फ्रॉग्स की पॉपुलेशन है। सो कई सारी पॉपुलेशंस जब एक जगह पर रहती हैं तो उसे हम कम्युनिटी बोलते हैं कि ये पूरी एक कम्युनिटी। अब कम्युनिटी में दो टाइप्स होती है, एक होती है माइनर कम्युनिटी, एक होती है मेजर कम्युनिटी। माइनर कम्युनिटी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने के कैपेबल कम होती है, मतलब ये दूसरी चीजों पर, दूसरे स्पीसीज पर डिपेंडेंट होती है सरवाइव करने के लिए, उसे माइनर कम्युनिटी कहते हैं। मेजर कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटीज पर डिपेंडेंट नहीं होती है, दूसरी पॉपुलेशंस पर डिपेंडेंट नहीं होती है। इन सब का अपना अपना हैबिटेट होता है, जो ये जहां पर रहते हैं इन सब की अपनी अपनी जगह होती है ना। डॉग्स स्ट्रीट में रहते हैं तो वो उनका एक तरह से जगह हो गई जहां वो रहते हैं। हम लोग घर में रहते हैं या हम हट में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, तो वो अपना एक हैबिटेट है। सो कई सारी पॉपुलेशंस जब एक साथ रहती हैं तो वो कम्युनिटी बनाती हैं। ग्रासेस हो गई तो ग्रास कम्युनिटी हो गई, प्लांट्स हो गए प्लांट कम्युनिटी हो गई, रैबिट्स हो गई तो रैबिट कम्युनिटी हो गई, है ना। तो माइनर हो सकती है, मेजर हो सकती है। माइनर जो जैसे रैबिट्स की जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट हो गई ना बेसिकली आसपास के एनवायरनमेंट पर, तो वो माइनर कम्युनिटी है। मेजर कम्युनिटी वो होती है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है विदाउट बीइंग डिपेंडेंट अपॉन द अदर कम्युनिटीज। कई सारी कम्युनिटीज जब मिलती है तो वो एक इकोसिस्टम बनाती हैं। इकोसिस्टम में सब कुछ आ गया, बायोटिक, लिविंग फैक्टर्स, नॉन लिविंग फैक्टर्स इन दैट एरिया, सब कुछ एक इकोसिस्टम में इंक्लूड होता है। सो इंडिविजुअल से लेकर पॉपुलेशन से लेकर कम्युनिटी से लेकर जो भी आसपास की वेजिटेशन ग्रोथ होती है, जो भी मिनरल्स होते हैं, सब कुछ इकोसिस्टम का पार्ट होता है। एक इकोसिस्टम ह्यूमन से या किसी भी ऑर्गेनिज्म से अफेक्ट हो सकता है, इवन बाहर वाले जो फैक्टर्स हैं उनसे भी अफेक्ट हो सकता है। जैसे अगर सूखा पड़ गया तो वेजिटेशन ग्रोथ कम होगी। जैसे हम लोग वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं या लैंड पॉल्यूट कर रहे हैं तो वो इकोसिस्टम अफेक्ट हो रहा है। इकोसिस्टम दो टाइप का होता है, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है और एक एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है। एक्वाटिक इकोसिस्टम, अर्थ पर देयर इज वाटर एंड लैंड मास एंड ओशियंस। सो ओशियंस एक्वाटिक इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। जो लैंड मास है, जो लैंड पार्ट है, दैट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम।
ठीक है, वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, और जो वाटर पार्ट है, ओशियन पार्ट है, दैट इज एक्वाटिक इकोसिस्टम। दोनों में अलग तरह की कम्युनिटीज पाई जाती हैं, अलग तरह के स्पीसीज पाए जाते हैं, अलग तरह की पॉपुलेशंस वहां सर्वाइव करती हैं। ठीक है, तो सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब मिलाकर इकोसिस्टम बनाते हैं। अब इकोसिस्टम के बाद यहाँ पर एक बायोम भी आता है। बायोम, कई सारे इकोसिस्टम्स टुगेदर कॉल्ड एज ए बायोम। जैसे टुंड्रा बायोम है। टुंड्रा बायोम क्या है? जो अपना पोलर रीजन है। सो पोलर रीजन में एक्वाटिक इकोसिस्टम एंड लैंड इकोसिस्टम दोनों हो गए, है ना। तो वो एक बायोम हो गया। उससे नीचे आओगे टैगा बायोम है, उससे नीचे आओगे टेम्परेट बायोम है। सो उसमें भी एक्वाटिक प्लस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। सो बायोम बेसिकली कई सारे इकोसिस्टम्स जब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करते हैं, सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट, सेम टाइप ऑफ टेम्परेचर, सो वो उसको एक बायोम की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। सो मैनी इकोसिस्टम्स टुगेदर मेक अप ए बायोम। अब बायोस्फीयर क्या होता है? ये सबसे ब्रॉडेस्ट फॉर्म होती है। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजी, बायोस्फीयर। इसमें आपका वाटर भी आ गया, इसमें आपका लैंड भी आ गया, इसमें आपका सब कुछ आ गया। एनीथिंग दैट कैन सस्टेन लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फीयर। अर्थ का, धरती का वो हिस्सा जहां पर जिंदगी पाई जाती है, लाइफ कैन बी फाउंड। अब ओशियन का जो सबसे डीपेस्ट पार्ट है ना, वहां पर भी छोटे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, तो वो भी बायोस्फीयर का पार्ट है। एटमॉस्फेयर में बहुत आगे तक जाकर भी आपको कुछ ना कुछ एक तरह से इफ यू गेट सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो भी क्या है, क्योंकि उसके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर एटमॉस्फेयर, सो वो भी एक तरह से बायोस्फीयर का पार्ट हो गया। ठीक है, जो भी ह्यूमन चेंजेस करता है अपनी लाइफ में या एनवायरनमेंट में, वो सब चेंजेस बायोस्फीयर को अफेक्ट करते हैं। और बायोस्फीयर में जो अफेक्ट हो, जो भी चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से हमारी लाइफ अफेक्ट होती है। सो बायोस्फीयर वो पार्ट है जहां पर लाइफ कैन बी फाउंड, जहां लाइफ हो सकती है, जहां लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर जहां तक बर्ड्स पहुंच सकते हैं, ओशियंस की डीपेस्ट पार्ट तक, सो एवरीथिंग इज ए पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। ओके, next comes the niche. Niche refers to the unique functional role and position of a species in its habitat or ecosystem. The functional characteristic of a species in its habitat is known as the niche. हर आदमी ना, हर ऑर्गेनिज्म, देयर इज ए रोल जो वो प्ले करता है। उसे ही हमने उसकी एक पोजीशन होती है अपनी पॉपुलेशन में, किस तरह की लाइफ वो लीड करता है, क्या उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो सब निश में आते हैं। किसी भी इकोसिस्टम में सबसे पहले इंडिविजुअल है, फिर पॉपुलेशन है, फिर कम्युनिटी है, फिर एक इकोसिस्टम है। सो हम जहाँ रहते हैं उसको एक इकोसिस्टम बोल सकते हो आप, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर और भी कम्युनिटीज रहती हैं। सो वो एक इकोसिस्टम है। ठीक है, तो हमारी अपनी एक पोजीशन है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपना एक रोल होता है, अपनी एक पोजीशन होती है उस इकोसिस्टम में, क्योंकि हम किन कंडीशंस में हम रह रहे हैं, क्या टेम्परेचर हमें चाहिए, क्या हमारे फूड रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या हमारा हैबिटेट रिक्वायरमेंट है, किस तरह के रिसोर्सेज हम कंज्यूम करते हैं। तो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब हमारा निश है। ठीक है, कि इस निश से, इन चीज़ों से इस ऑर्गेनिज्म को डिफाइन किया जा सकता है कि इसका एग्जिस्टेंस इन चीज़ों की वजह से है, इसका जो सर्वाइवल है वो इन चीज़ों से अफेक्ट होता है। अंडरस्टूड? सो उसे हम निश कहते हैं। किस तरह से हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं,
दूसरे ऑर्गेनिजम्स का हम पर क्या इम्पैक्ट होता है, हमारा एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट है। सो ऑल दीज थिंग्स मेक अप द निश। ठीक है, अब निश में हैबिटेट निश होता है कि जहां हम रहते हैं, ऑब्वियसली बस हैबिटेट में इतना ही याद रखो। फिर एक रिप्रोडक्टिव निश रहता है, निश होता है द काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, हाउ एंड व्हेन इट रिप्रोड्यूसेस। फिजिकल एंड केमिकल निश, टेम्परेचर, लैंडस्केप्स, ह्यूमिडिटी एंड एनी अदर रिक्वायरमेंट्स। सो ये सब क्या है, ये सब फिजिकल एंड केमिकल निश का पार्ट है। निश का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है ना इकोसिस्टम में, वो ये है कि निश इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कंजर्व ए स्पीसीज। मान लो कोई स्पीसीज है, उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, तो आप क्या करोगे, उसके जो बचे हुए स्पीसीज है उनको कंजर्व करोगे। एंड उनको कंजर्व करने के लिए यू फर्स्ट नीड टू नो कि उनको किस से एक तरह से क्या चीज है जो उनके डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इज इट सम काइंड ऑफ डिजीज, इज इट द फूड अवेलेबिलिटी, इज इट द वाटर अवेलेबिलिटी, इज इट द प्लेस वेयर दे रिसाइड, और इज इट एनी काइंड ऑफ प्रीडेटर जो उन पर हंट कर रहा है। सो जब हमें उनके निश का पता चलेगा तभी हम उनके बची हुई पॉपुलेशन को प्रिजर्व करेंगे। सो निश का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है टू द इकोसिस्टम, वो ये है कि ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व करने के लिए उनके निश के बारे में जानना जरूरी है।